हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल विधिकारी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीआरपीसी से संबंधित एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे और यह जो है इस सीरीज का तीसरा वीडियो है। और इसके पहले हमने 2 वीडियो अपलोड किए हैं हमारे चैनल विधिकारी पर, आप वहां से उसको देख सकते हैं। उसमें हमने 50 प्रश्नों के 2 वीडियो हमने वहां पे अपलोड किए हैं और उसी श्रेणी में यह तीसरा वीडियो है। इसमें भी हम लगभग 50 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे और प्रत्येक प्रश्न को हम उसकी सेक्शन के साथ कोरिलेट करते हुए प्रॉपर व्याख्या के साथ सॉल्व करेंगे, जो कि किसी भी जुडिशरी के जो एग्ज़ाम है उसके लिए लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण होगा, वह चाहे किसी भी स्टेट के हों। और ये वीडियो को हम इस प्रकार से रिकॉर्ड कर रहे हैं कि इसमें किसी भी तरह की कोई भी त्रुटि ना हो और जितने भी रेलिवेंट प्रोविज़न हैं, सेक्शन हैं और केस ला हैं, उनके साथ उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे ताकि यह एक कंप्लीट तैयारी हो इस वीडियो के माध्यम से आपकी। और जो भी कन्फ्यूजन हो किसी भी प्रकार के, वो सारे कन्फ्यूजन आपके दूर हो सकें। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए और इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इस प्रकार के और भी जो कंटेंट हम आपको मुहैया कराएँ वो तो उसकी जो है आपको लाभ मिल सके। कोशिश ये रहेगी कि इसके तहत जो भी प्रश्न हम आपको प्रोवाइड कराते हैं तो वह हर एग्ज़ाम में रिलेवेंट हों, और इसी कोशिश के साथ हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखते हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है इसमें हैं। और दोस्तों, इसमें बहुत सारे प्रश्न होंगे जो कि रिपीटेड भी होंगे, तो आप उनको उसी रूप में उनको सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि एक से अधिक बार अगर आपकी निगाह से के सामने से गुजरता है तो वह निस्संदेह आपको उस प्रश्न के बारे में जो भी डाउट होगा वो क्लियर होगा और वो जो प्रश्न है वो बिल्कुल आपको कंठस्थ हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, निम्नलिखित में से किस केस में यह प्रतिपादित किया गया कि केस डायरी का जो उपयोग है वह अभियुक्त नहीं कर सकता है, और अभियुक्त या उसका अधिवक्ता न तो केस डायरी को मंगवा सकता है और न ही उसके अवलोकन का दावा कर सकता है। तो ऐसा जो निर्णय है यह सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मधुलिमय बनाम भारत संघ का एक केस है, इसी केस में ऐसा निर्णय दिया गया था। और केस डायरी के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 172 के अंतर्गत दिया गया है, सीआरपीसी के अंतर्गत। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 308 के अंतर्गत एक सह अपराधी को क्षमादान की शर्तों को पूरा नहीं करता है तो उसका जो है झूठा साक्ष्य देने के लिए अलग से विचारण हो सकता है। तो ऐसा जो अलग से विचारण होगा वह किसकी अनुमति से किया जाएगा? तो सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने के संबंध में जो प्रावधान है वह सीआरपीसी के धारा 306 के अंतर्गत दिया गया है, और 306 के अंतर्गत जो है उसे क्षमादान दिया जाता है। तो जिन शर्तों पर उसको क्षमादान दिया जाता है, तो अगर ऐसी शर्तों का वह पालन नहीं करता है वह सह अपराधी, तो उसका जो है या किसी झूठा साक्ष्य दे करके वह क्षमादान प्राप्त किया है, तो ऐसी स्थिति में उच्च न्यायालय की अनुमति से उसका जो है झूठा साक्ष्य देने के लिए अलग से विचारण किया जा सकता है। तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 308 के अंतर्गत दिया गया है। और 308 के अगर देखते हैं तो उसमें यह दिया गया है कि जहां ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने क्षमादान स्वीकार कर लिया गया है और उसके व्यक्ति के बारे में लोक अभियोजक यह प्रमाणित कर देता है कि उसकी राय में उस व्यक्ति ने किसी अत्यधिक आवश्यक बात को छुपा करके क्षमादान प्राप्त किया है, या जिस शर्त पर उसको क्षमादान दिया गया है उस शर्त का पालन नहीं करता है, तो वहाँ ऐसे व्यक्ति का उसी अपराध के लिए फिर से उसका विचारण किया जा सकता है, या किसी अन्य अपराध के लिए भी उसका विचारण किया जा सकता है। और मिथ्या साक्ष्य देने के लिए यहाँ पे पूछा है, झूठा साक्ष्य देने के लिए, तो झूठा साक्ष्य देने के अपराध के लिए ऐसे व्यक्ति का जो विचारण होगा वह हाई कोर्ट की पूर्व मंजूरी से किया जा सकता है। तो इस प्रकार से इसका जो पूरा प्रावधान है वह धारा 308 के अंतर्गत दिया गया है। और सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने के बारे में जो प्रावधान है वह धारा 306 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 77 के अंतर्गत वारंट का निष्पादन कहाँ किया जा सकता है? तो धारा 77 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो वारंट का निष्पादन है वह भारत के किसी भी स्थान पर उसका निष्पादन किया जा सकता है। और वारंट के बारे में जो प्रावधान है वो सीआरपीसी की धारा 70 से लेके 81 तक में दिया गया है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता के किस प्रावधान के अंतर्गत पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी अपराध की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्राप्त होने पर संबंधित मजिस्ट्रेट को उसकी प्रतिलिपि भेजेगा? तो इसके संबंध में जो प्रावधान है वह किस धारा के अंतर्गत दिया गया है? तो यह जो प्रावधान है वह सीआरपीसी की धारा 157 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार जब जो है कोई पुलिस थाने का भार साधक अधिकारी जो संज्ञेय अपराध की जो एफआईआर लिखता है, तो
उसको जो है संबंधित जो मजिस्ट्रेट है तो उस एफआईआर की जो प्रतिलिपि है या उसकी कॉपी है उसको भेजेगा। इसके अलावा एफआईआर के बारे में जो कैसे लिखा जाएगा इसके संबंध में प्रावधान धारा 154 के अंतर्गत दिया गया है। एफआईआर तात्पर्य प्रथम सूचना रिपोर्ट से है। दूसरा है 159 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अन्वेषण या प्रारंभिक जांच करने की जो मजिस्ट्रेट की शक्ति है वह धारा 159 के अंतर्गत दी गई है। और धारा 156 के अंतर्गत जो संज्ञेय अपराध होते हैं उनका जो है अन्वेषण करने की पुलिस अधिकारी की शक्ति इसमें बताई गई है धारा 156 के अंतर्गत। और 157 के अंतर्गत जैसा हमने देखा है कि उसमें जो है एफआईआर लिखने के बाद जो उसकी कॉपी होती है वो मजिस्ट्रेट को भेजी जाती है पुलिस अधिकारी के द्वारा। तो इस प्रकार से इसका जो है चौथा विकल्प सही है। नेक्स्ट है असंज्ञेय अपराध से अभिप्रेत है ऐसा अपराध। तो असंज्ञेय अपराध एक ऐसा अपराध होता है जिसमें पुलिस अधिकारी जो है वारंट के बिना गिरफ्तार नहीं कर सकता है, जबकि संज्ञेय अपराध में जो पुलिस अधिकारी है वह अभियुक्त को वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकता है। नेक्स्ट है क्या आपराधिक न्यायालय उसके समक्ष प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावेज को परिबद्ध कर सकता है। तो धारा 104 के तहत जो आपराधिक न्यायालय है वह उसके समक्ष अगर कोई दस्तावेज को साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है तो वह उसे परिबद्ध कर सकता है। तो इसका उत्तर होगा हाँ। और किस धारा के तहत, तो धारा 104 के अंतर्गत। नेक्स्ट है क्या एक मजिस्ट्रेट किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह सीआरपीसी के अंतर्गत तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है तो वह अपनी उपस्थिति में तलाशी का आदेश दे सकता है। तो यह आदेश दे सकता है धारा 103 के अंतर्गत। और धारा 103 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि कोई मजिस्ट्रेट जो है किसी स्थान की जिसकी तलाशी के लिए वह तलाशी वारंट जारी करने के लिए सक्षम है तो अपनी उपस्थिति में वहाँ पे तलाशी लिए जाने का आदेश दे सकता है। नेक्स्ट है समन मामले का क्या अर्थ है। तो समन की जो परिभाषा है समन मामले की वह धारा 2 उपधारा W के अंतर्गत दी गई है। और इसके अनुसार समन मामला ऐसा मामला होता है जो कि वारंट मामला नहीं है। और वारंट मामले से तात्पर्य है कि ऐसा जो मामला होता है जिसमें 2 वर्ष या उससे अधिक के कारावास या सज़ा से जो प्रावधान किया गया है तो वह वारंट मामला होता है। तो अगर कोई मामला जो वारंट मामला नहीं है अर्थात अगर सज़ा जो है 2 वर्ष से कम है तो ऐसा जो मामला होगा वह समन मामला होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा केस त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। तो त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित जो केस इसमें से है यह जहीरा हबीबुल्लाह शेख बनाम गुजरात राज्य का केस त्रुटिपूर्ण अन्वेषण से संबंधित है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो धारा 125 के संदर्भ में यहाँ पर जो सही कथन है वह है कि एक ऐसे व्यक्ति के जिसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं है उसके विरुद्ध धारा 125 का उपयोग नहीं हो सकता है। तो यह जो कथन है बिल्कुल सही है, क्योंकि धारा 125 को जब देखेंगे उसमें प्रथम लाइन ही यही लिखी गई है कि ऐसा व्यक्ति जिसके पास पर्याप्त आर्थिक साधन है तो वह भरण पोषण के लिए दायी होगा। किसके लिए, तो अपने पत्नी के, माता पिता के, अवयस्क संतान के, तो इनके भरण पोषण के लिए दायी होगा। तो यहाँ पे पूछा है कि जिसके पास खुद ही पर्याप्त आर्थिक साधन नहीं है तो वह जो है भरण पोषण के लिए दायी नहीं होगा। तो यह जो कथन सही है। दूसरा है कि एक विवाहिता पुत्री जिसका पति बेरोजगार है के भरण पोषण का दायित्व पुत्री के पिता पर है। तो इसमें से यही जो कथन है यही सही नहीं है। और तीसरा है कि अपना भरण पोषण करने में असमर्थ जो माता पिता हैं तो उनका भरण पोषण करने का दायित्व जो है एक विवाहित पुत्री पर भी है। तो यह सही है। और इसके संदर्भ में एक केस है विजय मनोहर अरवड़ बनाम काशीराव राजाराम का। तो इसी केस में यह कहा गया कि एक पुत्री भी अपने माता पिता के भरण पोषण के लिए जिम्मेदार होती है। इसके अलावा है चौथा कि एक स्त्री जिसने पति से विवाह विच्छेद प्राप्त कर लिया है और वह पुनर्विवाह नहीं किया है तो वह अपने पूर्व पति से भी भरण पोषण का जो है प्राप्त कर सकती है। तो यह भी सही है। तो इस प्रकार से इसमें दूसरा वाला विकल्प है यही सही नहीं है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 199(2) के अंतर्गत संस्थित मामले में कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो धारा 199 खंड 2 के अंतर्गत जो मानहानि का मामला होता है तो मानहानि के मामले में जो परिवाद किया जाता है तो ऐसे मामले का विचारण करते समय जो है
पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित वारंट मामले के विचारण की जो प्रक्रिया है उसे ही अपनाया जाएगा। और इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो सीआरपीसी की धारा 237 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा के अधीन किया गया अपराध दंड प्रक्रिया की संहिता की धारा 320 के अंतर्गत समनीय नहीं है। तो धारा 320 के अंतर्गत वह बताया गया है कि कौन से अपराध हैं जो समन योग्य हैं अर्थात समनीय हैं और कौन से अपराध जो समनीय नहीं हैं। तो इनमें से जो है धारा 353 के अंतर्गत जिसमें यह प्रावधान है कि लोक सेवक पर कर्तव्य पालन के दौरान उसको डराने के लिए अगर कोई हमला किया जाता है या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है तो ऐसा जो अपराध है वह धारा 320 के अंतर्गत वह समन योग्य नहीं है अर्थात वह समनीय नहीं है। और इसके अलावा धारा 352 के अंतर्गत है कि हमला या आपराधिक बल का दंड है तो यह समनीय मामला है। 354 के अंतर्गत लज्जा भंग के लिए हमला या आपराधिक बल का प्रयोग है। और धारा 355 के अंतर्गत अपमानित करने के लिए किसी व्यक्ति पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से इसमें से जो इन चारों धाराओं में से जो धारा 353 है यह एक गंभीर धारा है और यह जो है समनीय नहीं है। नेक्स्ट है धारा 145 सीआरपीसी के अंतर्गत कार्यवाहियों का उद्देश्य शांति भंग के खतरे का निवारण करना है न कि स्वामित्व का निर्धारण करना। तो यह निर्णय जो है किस केस में दिया गया था? तो यह निर्णय दिया गया था भारत संघ बनाम अजीबुन्निसा खातून का केस है, यह 2001 का केस है। इसी केस में यह निर्णय दिया गया था। नेक्स्ट है निर्णय सुनाए जाते समय किसी मामले में अभियुक्त की अनुपस्थिति नहीं है बल्कि यह उपस्थिति से छूट दी जा सकती है। तो इसके बारे में जो प्रावधान है वो धारा 353 के खंड 6 के अंतर्गत दिया गया है। और इसमें यह बताया गया है कि कब जो है निर्णय सुनाए जाते समय अभियुक्त व्यक्ति को उसको न्यायालय में हाजिर होने से छूट दी जा सकती है। तो इसके संदर्भ में दो प्रावधान हैं कि पहला है कि जबकि न्यायालय ने अभियुक्त को उसको पर्सनल अपीयरेंस से पहले ही मुक्ति प्रदान किया कर दिया हो और दूसरा है कि जबकि निर्णय दोष मुक्ति का हो। तो इस प्रकार से इन दोनों ही मामलों में निर्णय सुनाए जाते समय अभियुक्त को वहाँ न्यायालय में हाजिर होने से छूट दी जा सकती है। तो इसके अलावा एक तीसरी बात यह भी है कि जबकि जो दंड है केवल जुर्माने से दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में भी उसको वहाँ पर्सनल अपीयरेंस से छूट दी जा सकती है। नेक्स्ट है न्याय हित में मजिस्ट्रेट के पास यह शक्ति है कि वह समन मामले का विचारण जो है वह वारंट मामले की तरह कर सकता है और उस मामले के अंतर्गत जिस अपराध के लिए विचारण हो रहा है तो वह दंडनीय है। अर्थात किस दंड से दंडनीय अपराध के मामले में जो मजिस्ट्रेट है वह समन मामले का जो विचारण है वह वारंट मामले के विचारण की तरह कर सकता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो सीआरपीसी की धारा 259 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अनुसार कि 6 महीने से अधिक के अवधि के कारावास से अगर दंडनीय कोई अपराध है और उसका विचारण जो है मजिस्ट्रेट कर रहा है तो वह जो है न्याय हित में ऐसे मामले का जो विचारण है अगर वह समन मामला है तो ऐसे मामले का विचारण वारंट मामले के विचारण की तरह वह कर सकता है। और जब ऐसा जो मजिस्ट्रेट है वह समन मामले का विचारण वारंट मामले के विचारण की तरह करता है तो उसमें जो है वारंट मामलों में के विचारण के लिए जो इस संहिता के अंतर्गत जो प्रक्रिया बताई गई है वह उसी प्रक्रिया के अनुसार उसका विचारण करेगा अर्थात उस विचारण में वही प्रक्रिया अपनाएगा और जो है ऐसे साक्षियों को फिर से बुला सकता है जिसकी परीक्षा उस मामले में परीक्षा हो चुकी है तो ऐसे साक्षियों को वह फिर से बुलाएगा और उसकी फिर से परीक्षा करेगा। नेक्स्ट है प्रत्येक आपराधिक विचारण में मजिस्ट्रेट के द्वारा अभियुक्त को दोषी पाने पर दंड देने से पूर्व अभियुक्त की सुनवाई अवश्य होगी अर्थात उसको सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक होगा। तो यह सही है या गलत है? तो यह जो कथन है वह सही है क्योंकि बिना सुनवाई के अगर दंडादेश पारित किया जाता है तो वह नेचुरल जस्टिस के खिलाफ होगा और ऐसा जो दंड है वह पारित नहीं किया जा सकता है। तो इसके संदर्भ में अगर प्रावधान देखेंगे तो धारा 235 के अंतर्गत दिया गया है कि जब मामला कोर्ट ऑफ सेशन के समक्ष विचारणीय है तो ऐसी स्थिति में जो है उसे दंड देने से पूर्व सुनवाई का अवसर उसको दिया जाता है। और धारा 248 के अंतर्गत भी यही प्रावधान है जबकि मजिस्ट्रेट के द्वारा मामले का विचारण किया जा रहा है और दंडादेश पारित किया जा रहा है। नेक्स्ट है
दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित में से किसमें सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है? तो यह जो सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया के बारे में यह बहुत जगह पे बहुत बार यह प्रश्न पूछा गया है, आप इसे देखेंगे तो इसे जानना जरूरी भी है। और सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 225 से लेकर 237 तक में किया गया है। अर्थात 225 से लेकर 237 तक में सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की प्रक्रिया बताई गई है। धारा 260 से 265 में संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया बताई गई है। धारा 238 से लेकर 250 में वारंट मामले के विचारण की प्रक्रिया बताई गई है। और धारा 251 से लेकर 259 में यह समन मामले के विचारण की प्रक्रिया बताई गई है। तो इस प्रकार से इसे चारों को आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें से पूछा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है कि जहां कोई निजी व्यक्ति या अन्य प्राधिकृत व्यक्ति किसी अभियुक्त को बंदी बनाकर पुलिस की अभिरक्षा में देने का अधिकार रखता है तो वहां ऐसा जो निजी व्यक्ति है वह बंदी की तलाशी भी ले सकता है। तो यही जो कथन है यह सही नहीं है, क्योंकि जो प्राइवेट व्यक्ति है, प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान CRPC की धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है। और ऐसा जो निजी व्यक्ति है या प्राइवेट व्यक्ति है अगर उस किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करता है जो कि संज्ञेय और गैर जमानती अपराध कर रहा होता है तो उसको गिरफ्तार करने के बाद वह पुलिस थाने पे ले जाएगा और पुलिस थाने का जो पुलिस अधिकारी है वह उसे फिर से गिरफ्तार करेगा। लेकिन यहाँ जो प्राइवेट व्यक्ति है वो केवल गिरफ्तारी का अधिकार उसे प्राप्त है, उसे तलाशी का कोई अधिकार नहीं प्राप्त होता है। तो ये पहला कथन ही सही नहीं है। इसके अलावा जो है दूसरा कथन है कि न्यायिक कार्यवाही के अंतर्गत जांच तथा विचारण दोनों आते हैं, तो यह सही है। और तीसरा है कि परिवाद किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है तथा यह आवश्यक नहीं है कि पीड़ित व्यक्ति ही परिवाद करें, तो यह भी सही है। और अगला है कि आरोप जो है केवल वारंट केस में ही विरचित किए जाते हैं और छोटे समन मामलों में आरोप पत्र की आवश्यकता नहीं होती है, तो यह भी सही है, क्योंकि जो छोटे समन मामले होते हैं उसमें अपराध की विशिष्टियां बताना ही आवश्यक है, उसमें आरोप का विरचित किया जाना आवश्यक नहीं होता है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत एक मजिस्ट्रेट को निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त हैं। तो धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण से संबंधित जो प्रावधान है, मेंटेनेंस से संबंधित जो प्रावधान है वह दिया गया है। तो इसके तहत इस जो मजिस्ट्रेट होता है वह अंतरिम भरण पोषण तथा कार्यवाहियों के व्ययों को भी प्रदान करने की शक्ति जो है प्राप्त करता है। तो ये पहला विकल्प है, यही सही है। नेक्स्ट है जब किसी मामले में कोई न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट व्यक्तिगत रूप से हितबद्ध है तो मामले का तब तक न तो विचारण करेगा, न ही विचारणार्थ सुपुर्द करेगा और न ही कोई अपील सुनेगा जब तक कि उसके अपीली न्यायालय की उसे अनुमति न दे दी गई हो। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो CRPC की धारा 479 के अंतर्गत दिया गया है, 479 के अंतर्गत। और इसमें यह प्रावधान है कि जब न्यायाधीश या मजिस्ट्रेट किसी मामले में जिसमें वह खुद पक्षकार है या व्यक्तिगत रूप से उसमें हितबद्ध है तो वह जो है अपने अपील न्यायालय की, अर्थात जो उस कोर्ट का जो अपीलीय न्यायालय है उसकी अनुज्ञा उसको नहीं मिल जाती है तब तक न तो उस मामले का विचारण करेगा, न ही उसमें अपील सुनेगा और न ही उसको उस मामले को विचारण के लिए किसी अन्य न्यायालय को सुपुर्द करेगा। तो इस प्रकार से जो धारा 479 का जो प्रावधान है यह नेचुरल जस्टिस से संबंध रखता है। नेक्स्ट है किस मामले में यह निर्धारित किया गया कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के जो प्रावधान हैं वह लोकहित में होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 का अतिक्रमण नहीं करते हैं। तो ऐसा जो निर्णय है यह मधुलिमय बनाम SDM मुंगेर के केस में दिया गया था। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संशोधन अधिनियम 2005 के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 459 में 10 रुपये से कम शब्दों को किन शब्दों के साथ जो है प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो धारा 459 को अगर देखेंगे तो उसमें यह प्रावधान किया गया है कि बिनस्वर संपत्ति जो बेचने की मजिस्ट्रेट की शक्ति है, अर्थात कितने मूल्य की जो संपत्ति हैं जो कि बिनस्वर प्रकृति की हैं अर्थात शीघ्र क्षयशील हैं तो उनको जो है बेचने का आदेश मजिस्ट्रेट दे सकता है। तो 2005 से पहले इस यहाँ पर प्रावधान था कि 10 रुपये से कम की मूल्य की संपत्ति है तो उसे बेचने के लिए मजिस्ट्रेट आदेश दे सकता है। लेकिन 2005 में 10 रुपये को 500 रुपये से कम मूल्य के साथ प्रतिस्थापित कर दिया गया है। अर्थात अब जो है
जो मजिस्ट्रेट है वह 500 रुपये से कम की कोई मूल्य की संपत्ति है और वह क्षयशील प्रकृति की है, अर्थात वह जल्दी ही नष्ट होगी या खराब हो जाएगी, तो उस संपत्ति को बेचने का आदेश दे सकता है मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट है, जहां दो या अधिक न्यायालयों के मध्य क्षेत्राधिकार का प्रयोग विवादित हो तथा ऐसे न्यायालय विभिन्न उच्च न्यायालय की अधीनस्थता के अंतर्गत हों, तो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 186 के अंतर्गत जो है वह विषय किसके द्वारा विनिश्चित किया जाएगा। तो यहाँ पर यह पूछा है कि अगर दो कोर्ट हैं ए और बी और ये दोनों कोर्ट जो है अलग अलग हाई कोर्ट के अधीन आते हैं, तो ऐसी स्थिति में मामला किस कोर्ट के अंतर्गत विचारणीय है, यह जो है कन्फ्यूजन का विषय है। तो यहाँ पर जो यह निर्धारण किसके द्वारा होगा कि मामला इस कोर्ट में विचारण किया जाएगा या इस कोर्ट में। तो अगर दोनों जो कोर्ट हैं वह एक ही हाई कोर्ट के अधीन होते तो ऐसी स्थिति में उसका जो निर्धारण होता वह हाई कोर्ट करता, जिनके वह जो न्यायालय हैं वह अधीनस्थ हैं। लेकिन यहाँ दोनों जो लोअर कोर्ट हैं दो अलग अलग हाई कोर्ट के अधीन हैं, तो ऐसी स्थिति में इस मामले का जो विनिश्चय होगा वह ऐसे उच्च न्यायालय के द्वारा किया जाएगा जिसके क्षेत्र में कार्यवाही पहली बार प्रारंभ की गई है। तो ये जो चौथा विकल्प है यही सही है और इसके बारे में जो प्रावधान है CRPC की धारा 186 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 468 के अनुसार 2 वर्ष की अवधि से दंडनीय अपराध के लिए परिसीमा काल क्या होगी। तो परिसीमा काल के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 468 के अंतर्गत बताया गया है और इसके अनुसार जबकि अपराध जो है केवल जुर्माने से दंडनीय है, तो केवल जुर्माने से जो अगर दंडनीय है तो वहाँ पे जो परिसीमा काल होगा वह 6 महीना होगा और 1 वर्ष तक अर्थात 1 वर्ष से अधिक नहीं कि अगर कारावास से दंडनीय कोई मामला है, कोई अपराध है, तो वहाँ पर जो संज्ञान की परिसीमा है वह 1 वर्ष होगी और 1 वर्ष से लेके 1 वर्ष से अधिक लेकिन 3 वर्ष तक का अगर जो परिसीमा काल है तो वहाँ पर जो संज्ञान लेने का जो परिसीमा होगी वह 3 वर्ष होगी। तो प्रश्न में पूछा गया है कि 2 वर्ष की अवधि से दंडनीय अपराध है, तो 1 वर्ष से लेके 3 वर्ष तक का अगर कोई मामला होता है तो वहाँ पे परिसीमा काल कितनी होती है 3 वर्ष। तो इसलिए इस मामले में जो उसकी अपराध के संज्ञान की परिसीमा होगी वह 3 वर्ष तक की होगी। नेक्स्ट है, पुलिस अन्वेषण के लिए किसी व्यक्ति को निरुद्ध करने की मजिस्ट्रेट की शक्ति जो है अधिकतम कितने दिनों की होगी। अर्थात इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक मजिस्ट्रेट है वह अधिकतम कितने दिन तक किसी व्यक्ति को निरुद्ध रख सकता है। तो अधिकतम जो है वह 90 दिन के लिए निरुद्ध कर सकता है, इसे ही रिमांड कहा गया है और इसके बारे में जो प्रावधान है CRPC की धारा 167 के अंतर्गत दिया गया है। तो 90 दिन तब वह जो है रख सकता है, जबकि जो अपराध है वो मृत्युदंड, आजीवन कारावास या 10 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय है। इसके अलावा अगर कोई अन्य मामला है या कोई अन्य अपराध है तो वहाँ पर जो निरुद्ध की अवधि होगी वह 60 दिन होगी और इसके संबंध प्रावधान धारा 167 के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है, साक्षी द्वारा प्रश्न का उत्तर देने से इनकार करने पर या मांगे जाने पर दस्तावेज प्रस्तुत करने से इनकार करने पर उसे अधिकतम जो है कितनी अवधि के कारावास से दंडित किया जा सकता है। तो इसके संबंध में अगर हम प्रावधान देखते हैं तो वह जो प्रावधान है वो धारा 349 के अंतर्गत दिया गया है और 349 में यह बताया गया है कि उत्तर देने या दस्तावेज पेश करने से इनकार करने वाले व्यक्ति को जो कारावास है वह 7 दिन से अनधिक अर्थात अधिकतम 7 दिन तक का जो कारावास से उसे दंडित किया जा सकता है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत आजीवन कारावास के दंड का लघुकरण कौन कर सकता है। तो दंडादेश के लघुकरण के बारे में जो प्रावधान है वह CRPC की धारा 433 के अंतर्गत दिया गया है और 433 में दंडादेश के लघुकरण की जो शक्ति है वह समुचित सरकार को होती है और समुचित सरकार जो है वह दंडादिष्ट अर्थात दंडित व्यक्ति की सहमति के बिना जो है उसके दंड का लघुकरण कर सकता है। तो यह प्रश्न यह पूछता है कि किस प्रकार से वह कौन से दंड हैं जिनका लघुकरण करके किसी दूसरे दंड में जो है परिवर्तित कर सकता है। तो आजीवन कारावास को तो यहाँ पर जो है अगर धारा 433 में 4 खंड दिए गए हैं तो पहला को अगर देखेंगे तो वहाँ पर दिया है कि मृत्यु दंड है, तो मृत्यु दंड को वह जो है किसी भी अन्य दंड के रूप में, किसी भी का तात्पर्य है कि केवल जुर्माने के रूप में भी लघुकरण किया जा सकता है।
अन्य में यह कुछ नहीं बताया गया है कि उसे कारावास से या अर्थदंड से या किस प्रकार के दंड से दंडित किया जाएगा। तो लघुकरण जो है वह मृत्युदंड का अन्य के रूप में किया जा सकता है। दूसरा है कि आजीवन कारावास अगर है तो उसे 14 वर्ष तक के कारावास में उसे लघुकरण किया जा सकता है। और इसमें एक बात और बताई गई है कि या केवल जुर्माने से भी उसका लघुकरण किया जा सकता है, अर्थात अगर आजीवन कारावास का जो दंड दिया गया है तो ऐसे दंड का जो समुचित सरकार है केवल जुर्माने के रूप में भी लघुकरण कर सकती है। और तीसरी बात है कि अगर कठोर कारावास का दंड दिया गया है तो उसे कठोर कारावास के दंड को सादा कारावास में या केवल जुर्माने में भी उसको दंडित जो है लघुकरण किया जा सकता है। और चौथा है कि अगर सादा कारावास है तो सादा कारावास का जो लघुकरण है केवल जुर्माने के रूप में किया जा सकता है। तो इस प्रकार से जो यह शक्ति है वह धारा 433 के अंतर्गत समुचित सरकार को प्राप्त है। इसी प्रकार से अगर धारा 432 को देखेंगे तो धारा 432 के अंतर्गत जो है दंडादेशों का निलंबन या परिहार करने की शक्ति है। तो वहाँ पर भी जो ऐसी शक्ति है वह समुचित सरकार को ही प्राप्त है। तो यहाँ समुचित सरकार से तात्पर्य है कि यथास्थिति अर्थात जैसी भी स्थिति हो, या तो राज्य सरकार या केंद्र सरकार। नेक्स्ट है मामलों और अपीलों को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय को अंतरित करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति पूछा है। तो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके आवेदन पर किया जा सकता है। तो अगर मामला एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट को ट्रांसफ़र करना है तो उसकी जो शक्ति है वह धारा 406 के अंतर्गत जो है सर्वोच्च न्यायालय को प्राप्त है। तो सर्वोच्च न्यायालय जो है ऐसी शक्ति का जो प्रयोग करता है वह भारत के महान्यायवादी के आवेदन पर या हितबद्ध जो पक्षकार हैं उनके आवेदन पर ही ऐसा करता है, अन्यथा वह ऐसा नहीं करता है। तो इसके अलावा जो है मामले को ट्रांसफ़र करने की अन्य जो शक्तियां हैं, जैसे 406 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को है और 407 के अंतर्गत यह शक्ति हाई कोर्ट को प्राप्त है। और हाई कोर्ट भी जो है इस तरह का अगर कोई ट्रांसफ़र करता है तो वह वहाँ पर निचले जो न्यायालय हैं उनकी रिपोर्ट पर या हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर। तो यहाँ पर जो है भारत के महान्यायवादी के आवेदन पर सर्वोच्च न्यायालय करता है, लेकिन हाई कोर्ट जो है वह हितबद्ध पक्षकार के आवेदन पर या जो लोअर कोर्ट हैं उसकी रिपोर्ट पर जो है ऐसा करता है। और इसके साथ साथ धारा 408 के अंतर्गत अगर आप देखेंगे तो इसमें जो है कोर्ट ऑफ सेशन अर्थात सत्र न्यायालय की जो मामलों को अंतरित करने की जो शक्ति बताई गई है। नेक्स्ट है 10 वर्ष की अवधि के कारावास का दंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जा सकता है। तो 10 वर्ष की जो दंड देने की शक्ति है वह सहायक सत्र न्यायाधीश को होती है। और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 28 के खंड 2 के अंतर्गत किया गया है। और धारा 28 को अगर आप देखेंगे तो उसमें सत्र न्यायालय और हाई कोर्ट की दंड देने की शक्तियाँ बताई गई हैं। तो इसके तहत जो है हाई कोर्ट और सत्र न्यायालय जो है वह विधि द्वारा प्राधिकृत कोई भी दंड दे सकते हैं। लेकिन इसी के खंड 2 के अंतर्गत बताया गया है कि जो सहायक सत्र न्यायाधीश होंगे वह अधिकतम 10 वर्ष तक के कारावास का दंड दे सकते हैं। इसके अलावा जो मजिस्ट्रेट होते हैं इनकी जो शक्तियां हैं वो धारा 29 के अंतर्गत बताई गई हैं। नेक्स्ट, एक प्राइवेट व्यक्ति किसी व्यक्ति को कब गिरफ्तार कर सकता है। तो एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में जो प्रावधान है वो धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है। और इसके अनुसार एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जबकि वह उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय और गैर जमानती अपराध करता है, या ऐसा जो व्यक्ति है वह भगोड़ा है अर्थात वह निकल भागा है अभिरक्षा से, तो उसे भी जो है उसे, या कोई उद्घोषित अपराधी है, तो ऐसे जो व्यक्ति हैं उनको जो है एक प्राइवेट व्यक्ति भी गिरफ्तार कर सकता है। तो ऐसी जब गिरफ्तारी की जाती है तो उसको अनावश्यक विलंब के बिना तुरंत उसे पुलिस अधिकारी को सौंपा जाएगा और उसके बाद जो वो पुलिस अधिकारी है वह उसकी जो है आवश्यकता अनुसार कार्यवाही करेगा। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत किसी फरार व्यक्ति के लिए उद्घोषणा जारी की जा सकती है। तो उद्घोषणा के बारे में जो प्रावधान है वो धारा 82 के अंतर्गत दिया गया है। और जब कि वारंट जारी किया गया है और वारंट का निष्पादन नहीं किया जा सकता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हाजिर होने को विवश करने के लिए न्यायालय के द्वारा जो है उद्घोषणा जारी की जाती है धारा 82 के तहत। और उद्घोषणा जारी करने के बाद भी अगर वह व्यक्ति हाजिर नहीं होता है तो धारा 83 के तहत जो है उसकी संपत्ति की कुर्की भी की जा सकती है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की निम्न धाराओं में से सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है।
तो सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण की जो प्रक्रिया है वो धारा 225 से लेकर 237 के अंतर्गत बताई गई है। और इसके अलावा धारा 238 से लेके, यह 238 है, 238 से लेकर 243 के अंतर्गत जो है यह पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित जो मामले हैं, अर्थात जो है वारंट मामले के अंतर्गत दो प्रकार के मामले आते हैं, एक पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले और एक होता है पुलिस रिपोर्ट से भिन्न आधार पर संस्थित मामले। तो पुलिस रिपोर्ट पर जो संस्थित मामले हैं उनके विचारण की प्रक्रिया जो है 238 से लेके 243 तक के अंतर्गत बताई गई है। और पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा जो संस्थित मामले होते हैं उनके विचारण की प्रक्रिया बताई गई है 244 से लेके जो है 247 तक में। इसके अलावा 251 से लेके 259 के अंतर्गत यह समन विचारण की प्रक्रिया है। और 260 है, ये 260 से 265 के अंतर्गत यह संक्षिप्त विचारण के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है, यदि किसी अभियुक्त के पास पर्याप्त साधन नहीं है कि वह अपने बचाव के लिए अधिवक्ता रख सके तो सत्र न्यायालय उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर उसे अधिवक्ता उपलब्ध कराएगा। तो यहाँ पूछा गया है कि यह जो प्रावधान है वह सीआरपीसी की किस धारा के अंतर्गत किया गया है। तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 304 के अंतर्गत किया गया है सीआरपीसी में। और इसमें यह प्रावधान है कि जहाँ सत्र न्यायालय के समक्ष विचारण में अभियुक्त का जो प्रतिनिधित्व है वह किसी प्लीडर के द्वारा नहीं किया जाता है और न्यायालय को यह प्रतीत होता है कि अभियुक्त के पास जो है अपना अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए पर्याप्त साधन नहीं है, तो वहाँ पर न्यायालय जो है उसकी प्रतिरक्षा के लिए राज्य के व्यय पर जो है निःशुल्क जो अधिवक्ता के उपलब्ध उसे कराएगा। इसे ही निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भी कहा जाता है। तो यह जो है धारा 304 के अंतर्गत समाहित है। और धारा 305 के अंतर्गत यह है कि उस समय कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाएगी जबकि निगम या पंजीकृत सोसाइटी जो है वह अभियुक्त है। इसके अलावा धारा 306 के अंतर्गत सह अपराधी को क्षमादान किए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है। और जबकि धारा 301 के अंतर्गत लोक अभियोजकों की हाजिरी के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो इसके अनुसार जो है किसी मामले का भार साधक लोक अभियोजक या सहायक लोक अभियोजक जो है किसी न्यायालय में जिसमें कि वह अब मामला जांच विचारण या अपील के अधीन है तो किसी भी लिखित प्राधिकार के बिना उसमें हाजिर हो सकता है और उसका अभिवचन कर सकता है। तो इस प्रकार से जो है ये सारे जो धाराएं हैं उनसे संबंधित प्रावधान को हमने स्पष्ट किया है। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 306 के अधीन निम्नलिखित में से कौन किसी सह अपराधी को क्षमादान करने के लिए अधिकृत नहीं है। तो धारा 306 के अंतर्गत सह अपराधी को क्षमादान दिए जाने के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो सह अपराधी को क्षमादान कौन कर सकता है, तो इसमें जो है एक मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कर सकता है, महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा भी जो है किया जा सकता है और प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा भी क्षमादान दिया जा सकता है। लेकिन जो द्वितीय वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है इसके पास जो है क्षमादान की कोई शक्ति प्राप्त नहीं है। और क्षमादान भी किस प्रकार से किया जाता है, जैसे कि सीजेएम है और महानगर मजिस्ट्रेट हैं, तो इन दोनों के द्वारा जो क्षमादान होगा वह अन्वेषण, जांच और विचारण, इन तीनों में से किसी भी स्तर पर जो है इसे समाधान किया जा सकता है। लेकिन जो फर्स्ट क्लास का मजिस्ट्रेट होता है वह केवल जांच और विचारण के दौरान ही क्षमादान कर सकता है। तो ये बात ध्यान रखने की योग्य है, क्योंकि जो महानगर मजिस्ट्रेट और मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट है यह अन्वेषण के दौरान भी क्षमादान कर सकते हैं, लेकिन जो प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट है यह केवल जांच और विचारण के दौरान ही क्षमादान कर सकता है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इसको क्षमादान करने की शक्ति नहीं बताई गई है धारा 306 के अंतर्गत। नेक्स्ट है, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा यह उपबंध करती है कि किसी व्यक्ति के द्वारा किसी पुलिस अधिकारी से अन्वेषण के दौरान किया गया कोई कथन यदि लेखबद्ध किया गया है तो उसे कथन करने वाले व्यक्ति के द्वारा हस्ताक्षरित नहीं किया जाएगा। तो ऐसा जो प्रावधान है यह जो है धारा 162 के अंतर्गत किया गया है। धारा 162 के अंतर्गत ऐसा प्रावधान किया गया है। और धारा 164 के अंतर्गत संस्वीकृति के बारे में प्रावधान किया गया है कि अन्वेषण के दौरान जो संस्वीकृति होती है वह मजिस्ट्रेट के द्वारा लिखी जाती है। और 163 के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि जबकि जो साक्षी हैं उनके कथन को अभिलिखित किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो ऐसे साक्षियों को कोई उत्प्रेरणा जो है
उत्प्रेरणा या उनको डराया धमकाया नहीं जाएगा। और 161 के अंतर्गत जो है साक्ष्यों की परीक्षा के संबंध में प्रावधान किया गया है। और 160 के तहत जो है ऐसे साक्ष्यों को पुलिस के द्वारा अपने समक्ष हाजिर करने के लिए उनको बुलाया जाता है। तो जब ऐसे साक्षी उपस्थित हो जाते हैं तो 61 के तहत उनकी परीक्षा की जाती है। और 161 के तहत उनकी परीक्षा की जाती है। और 162 के अंतर्गत यह प्रावधान है, ऐसी परीक्षा के दौरान अगर उनका द्वारा कोई कथन किया जाता है तो उसे लेखबद्ध किया जाएगा, लेकिन उस पर उनका सिग्नेचर नहीं कराया जाएगा। और 163 के अंतर्गत यह बताया गया है कि जब उनका जो कथन परीक्षा की जा रही हो या उनका कथन अभिलिखित किया जा रहा हो तो उन्हें डराया धमकाया नहीं जाएगा, उनको कोई उत्प्रेरणा धमकी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट है कि इसमें पूछा है कि गलत उत्तर बताइए। तो गलत उत्तर एफआईआर के संबंध में क्या है। तो यह एफआईआर जो होता है किसी संज्ञेय अपराध के संबंध में एक सूचना होती है, तो यह सही है। दूसरा है कि सूचना किसी पुलिस अधिकारी को दी जाती है, तो यह भी सही है। तीसरा है कि सूचना जो है समय के अनुसार प्रथम होनी चाहिए, और यह भी सही है। और यह चौथा है कि इसे सदैव लिखित में होना चाहिए। तो गलत उत्तर पूछा है तो यही जो है गलत उत्तर है कि इसे सदैव लिखित में नहीं होगा, यह लिखित भी हो सकती है या मौखिक रूप में भी जो है एफआईआर दी जा सकती है या प्रथम इत्तला रिपोर्ट दी जा सकती है। और इसकी जो लिखने की जो प्रक्रिया है वह 154 के अंतर्गत बताई गई है सीआरपीसी में। नेक्स्ट है कि गलत उत्तर बताना है इसमें कि कौन सा जो कथन है वह गलत है। तो यह है सीआरपीसी की धारा 125 खंड 4 के अंतर्गत पत्नी जो है कब भरण पोषण भत्ता जो है पाने की अधिकारी नहीं होगी। तो इसमें जो है धारा 125 के खंड 4 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि एक पत्नी है वह कब भरण पोषण भत्ता का जो अधिकार है वह खो देती है। तो वह खो देती है जबकि वह जारता का जीवन बिता रही है, तो यह सही है। दूसरा है कि वह पर्याप्त कारण के बिना अपने पति के साथ जो है पृथक निवास करती है या अपने पति से अलग रहती है बिना किसी पर्याप्त कारण के। और तीसरा है कि पारस्परिक सहमति से अगर वह जो है पति से अलग रहती है तब भी वह जो है भरण पोषण भत्ता पाने की अधिकारी नहीं होगी है। चौथा है कि यदि वो कोई अन्य धर्म स्वीकार कर लेती है तो यही जो कथन है वह गलत है, क्योंकि अन्य धर्म स्वीकार करने से उसका जो मेंटेनेंस का जो राइट है उस पर कोई अधिकार उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, दंड प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा किसी प्राइवेट व्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति जो कि संज्ञेय अपराध करता है उसे गिरफ्तार करने का अधिकार देती है। अर्थात किस धारा के तहत एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी व्यक्ति को किसी अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है। तो ऐसा जो प्रावधान है वो धारा 43 के अंतर्गत दिया गया है। इसके अनुसार एक प्राइवेट व्यक्ति भी किसी ऐसे अपराधी को गिरफ्तार कर सकता है जो कि उसकी उपस्थिति में कोई संज्ञेय अपराध करता है या जो है उद्घोषित अपराधी है, तो उसे जो है वह गिरफ्तार करके उसे नज़दीकी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ ले जाएगा और पुलिस को जो है उसे सुपुर्द कर देगा। और धारा 44 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट के द्वारा गिरफ्तारी के संबंध में प्रावधान किया गया है कि जो मजिस्ट्रेट हैं वह भी गिरफ्तारी कर सकते हैं। और धारा 42 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि असंज्ञेय अपराधों में कब जो है पुलिस अधिकारी गिरफ्तार कर सकती है। अर्थात जब असंज्ञेय अपराध होता है तो ऐसी स्थिति में जो पुलिस अधिकारी है वह अपराधी का नाम और निवास जो है जानने के लिए उसको गिरफ्तार कर सकते हैं। और धारा 45 के अंतर्गत सशस्त्र बल के जो सदस्य हैं उनकी गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है गलत उत्तर पूछा है कि इसमें से कौन सा है। तो एक विद्यमान वारंट के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। तो एक विद्यमान वारंट के जो आवश्यक तत्व हैं वह है कि इसे लिखित में होना चाहिए, ये सही है। दूसरा है कि इसे न्यायालय के जो पीठासीन अधिकारी हैं उनके द्वारा हस्ताक्षरित होना चाहिए और इस पर न्यायालय की सील लगी होनी चाहिए। तो ये जो सब कथन सही हैं। और चौथा है कि इसमें अभियुक्त का नाम होना चाहिए परंतु उसका पता लिखा जाना आवश्यक नहीं है। तो यही जो उत्तर है यह गलत है, क्योंकि धारा 70 के अंतर्गत जो है इसके बारे में प्रावधान किया गया है कि एक वारंट में अभियुक्त का नाम होना चाहिए, उसका पता होना चाहिए, उसे लिखित में होना चाहिए, पीठासीन अधिकारी के द्वारा उस पर हस्ताक्षर होनी चाहिए और न्यायालय की सील लगी होनी चाहिए। तो ये जो सारी बातें हैं धारा 70 के अंतर्गत बताई गई हैं। नेक्स्ट है आजीवन कारावास का दंड निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया जा सकता है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हैं, यह अधिकतम 7 वर्ष तक का कारावास का सज़ा दे सकते हैं। और यही जो सज़ा है यह महानगर मजिस्ट्रेट के द्वारा भी दिया जा सकता है। और यहाँ पे सत्र न्यायाधीश जो होते हैं, सत्र न्यायाधीश या अपर सत्र न्यायाधीश, इनके द्वारा जो है आजीवन कारावास या विधि द्वारा कोई भी जो दंड विहित है वह दिया जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है।
तो पहला है अन्वेषण जो है पुलिस अधिकारी द्वारा किया जाता है, तो यह कथन सही है। दूसरा है अन्वेषण का जो उद्देश्य है वह साक्ष्य एकत्र करना होता है, तो यह भी सही है। अन्वेषण एक न्यायिक कार्यवाही है, तो यही जो कथन है यह सही नहीं है, क्योंकि अन्वेषण जो है यह न्यायिक कार्यवाही नहीं होती है। नेक्स्ट है कि अन्वेषण का उद्देश्य क्या होता है। तो अन्वेषण का जो उद्देश्य होता है वह जो है साक्ष्य एकत्र करना होता है, और जो इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो साक्ष्य प्राप्त होता है तो उसी साक्ष्य के आधार पर जो है विचारण आगे बढ़ता है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत सत्र न्यायाधीश अपनी अपीली शक्तियों का प्रयोग करता है। तो सत्र न्यायालय की जो अपीलीय शक्तियों का प्रयोग है उसके संबंध में प्रावधान धारा 373 के अंतर्गत दिया गया है, और इसमें जो है जबकि परिशांति या बनाए रखने या सदाचार के लिए कोई आदेश दी जाती है मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो ऐसे आदेश की जो अपील है वह धारा 373 के तहत जो है कोर्ट ऑफ सेशन या सत्र न्यायालय में होती है। इसके अलावा धारा 376 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि जो छोटे मामले हैं उसमें अपील नहीं होगी, और 397 के अंतर्गत पुनरीक्षण के लिए अभिलेख मंगाने की हाई कोर्ट की या कोर्ट ऑफ सेशन की शक्तियों के बारे में प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा के अंतर्गत एक अभियुक्त जो है वह स्वयं सक्षम साक्षी हो सकता है। तो इसके संदर्भ में जो प्रावधान है वो धारा 315 के अंतर्गत दिया गया है, और इसके अलावा धारा 311 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि आवश्यक साक्षी को समन करने या उपस्थित करने की या उसकी जो परीक्षा है उसकी करने की जो न्यायालय की शक्ति है इसके बारे में प्रावधान धारा 311 में दिया गया है, और धारा 313 के अंतर्गत अभियुक्त की परीक्षा करने की जो न्यायालय की शक्ति है इसके बारे में प्रावधान किया गया है, और धारा 319 के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अगर कोई अपराध का दोषी प्रतीत होता है कोई व्यक्ति तो उस व्यक्ति के विरुद्ध भी कार्यवाही की जा सकती है। नेक्स्ट है 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध का संबंध किससे है। तो 2 वर्ष से अधिक का अगर दंड से दंडनीय कोई अपराध है तो वह जो है वारंट मामला होता है, और अगर 2 वर्ष से कम के दंड से दंडनीय मामला है तो वह समन मामला कहलाता है। और समन मामले की जो परिभाषा है वो धारा 2 के उपधारा W के अंतर्गत दी गई है, और वारंट मामले की जो परिभाषा है धारा 2 के उपधारा X के अंतर्गत दी गई है। नेक्स्ट है मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट कौन सा दंड दे सकता है। तो मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है 7 वर्ष तक के कारावास से अर्थात 7 वर्ष से अनधिक तक के कारावास का दंड दे सकता है, और इसके बारे में जो प्रावधान है धारा 29 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 133 के अंतर्गत लोक न्यूसेंस हटाने के लिए सशर्त आदेश कौन दे सकता है। तो लोक न्यूसेंस हटाने का जो सशर्त आदेश होता है वह जिला मजिस्ट्रेट अर्थात डीएम दे सकते हैं, एसडीएम या उपखंड मजिस्ट्रेट दे सकते हैं, या इस कार्य के लिए अधिकृत कोई कार्यपालक मजिस्ट्रेट हैं तो वह भी जो है इस प्रकार का आदेश दे सकते हैं। तो इस प्रकार से उपयुक्त में से किसी भी मजिस्ट्रेट के द्वारा ऐसा जो आदेश है वह दिया जा सकता है। नेक्स्ट है संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी तो यहाँ पर क्या कर सकता है। तो संज्ञेय अपराध में जो पुलिस अधिकारी है वह आरोपी को वारंट के बिना गिरफ्तार कर सकता है, तो दूसरा विकल्प सही है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण पाने का अधिकारी नहीं है। तो धारा 125 के अंतर्गत भरण पोषण प्राप्त करने के जो अधिकारी हैं अधर्मज अवयस्क संतान है तो वह जो है अधिकारी हैं। सहोदर भाई तो भाई बहन जो है ये भरण पोषण का दावा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा पिता है, माता है, तलाकशुदा पत्नी है और अधर्मज अवयस्क संतान है तो ये सब जो है भरण पोषण का दावा कर सकते हैं। नेक्स्ट है दंड प्रक्रिया संहिता की मुख्य विशेषता क्या है। तो मुख्य विशेषता जो है सीआरपीसी की वह है कि न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करना। तो दोस्तों इस प्रकार से इस सीरीज का जो तीसरा वीडियो है सीआरपीसी का हमने जो है कंप्लीट किया है, और अभी तक हमने कुल 150 प्रश्नों को सॉल्व किया है, और आगे हम और भी निरंतर इस तरह के वीडियो ले आते रहेंगे, और इसके अलावा अन्य विषय के भी वीडियो हम आपको लिए प्रोवाइड कराएंगे। अगर आपको लगता है कि किसी सब्जेक्ट पे जल्दी एमसीक्यूज को लाना चाहिए तो उसे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, तो कोशिश करेंगे कि जो आपकी डिमांड है उसके अनुसार जो पहले हम वीडियो को प्रोवाइड कराएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल के साथ बने रहिए, और इस प्रकार के और भी जो कंटेंट हैं हम आपको समय समय पर मुहैया कराते रहेंगे। धन्यवाद।